बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें 14.1। अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज़ लोकेटेड in a uniform magnetic field that is directed along x-axis. For what orientation of the loop is the flux is maximum? For what orientation the flux is minimum? अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक प्लेन है जिसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्स एक्सिस में सेट की गई है उसके अंदर प्लेस किया है। किस एंगल पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, किस एंगल पे फ्लक्स मिनिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें कि पहले इसके मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन पढ़ लेते हैं कि व्हेन प्लेन ऑफ द लूप इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी फ्लक्स इज मैक्सिमम। इन अदर वर्ड्स व्हेन द लूप इज़ इन वाई जी प्लेन फ्लक्स इज मैक्सिमम। फ्लक्स बी का जो फार्मूला होता है वो बी डॉट ए की इक्वल। अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको एक्स एक्सिस में सेट किया गया है। अब हम प्लेन को, जो प्लेन है उसको हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे प्लेस करें कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा और फ्लक्स मिनिमम होगा। तो देखें कि अगर मैं जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेस करती हूँ तो इसका वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेक्टर एरिया के पैरेलल हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे ए आना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेक्टर एरिया के पैरेलल है तो एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस 0 पुट करें, यहाँ पे डॉट नहीं आना, यहाँ पे कॉस बी ए कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, कॉस 0 1 होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स का जो फार्मूला हमारे पास आएगा फाई बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, जब प्लेन को परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो वेक्टर एरिया की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एंगल आप लोगों ने बी और ए के दरम्यान में देखना है, ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा और 0 डिग्री पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम होता है। लाइक दिस यहाँ पर देखें जो प्लेन है उसको हमने वर्टिकली प्लेस किया है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग सेट की गई हैं, जो वेक्टर एरिया आएगा उसकी डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगी, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एंगल 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री पे जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन देखते हैं, मिनिमम फ्लक्स कब आएगा, व्हेन प्लेन ऑफ द ब्लू इज हेल्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ बी फ्लक्स इज मैक्सिमम। इन अदर वर्ड्स व्हेन द लूप इज इन एक्स वाई एंड एक्स जी प्लेन फ्लक्स विल बी मिनिमम। देखें कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में सेट की गई है। ठीक है, अब हम क्या करें कि जो प्लेन है, जो हमारे पास प्लेन है, हम उसको भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही प्लेस कर दें तो इसका वेक्टर एरिया वाई डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, जो इसका वेक्टर एरिया बनेगा वो इस तरह बनेगा। अब ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के लिए एंगल कितना आता है 90 और कॉस 90 0 होता है तो फ्लक्स का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखें फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए बी ए कॉस 90 यहाँ पे आ जाएगा, कॉस 90 0 होता है तो फ्लक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखें जब प्लेन को आप प्लेस करेंगे पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया, तो बी और ए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। एंगल जब 90 बनेगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, ये दो कंडीशंस होगी। अब यहाँ पे भी देख लें कि प्लेन जो है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग रखा है और वेक्टर एरिया अवर डायरेक्शन में बन रहा है, एंगल 90 का बनेगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम। सेकंड क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं अ करंट इन अ conductor produce a magnetic field which can be calculated using Ampere law. Since current is defined as the rate of flow of charge, what can you conclude about the magnetic field due to the stationary charges? What about moving charges? अब कह रहे हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने प्लेस किया है। अब एम्पेयर लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड का रेट कितना होगा अगर चार्जेस स्टेशनरी हों, पहली कंडीशन, सेकंड मूविंग हों। ठीक है, मींस कि एक दफ़ा स्टेशनरी का बताना है, दूसरा मूविंग का बताना है। तो पहले स्टेशनरी देख के देख लेते हैं, अगर चार्ज स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो B इज इक्वल टू होता है वायर के लिए म्यू नॉट I बाय
2πr, ठीक है। तो ये कंडक्टर का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर भी 0 हो जाएगा। वैसे भी देखें, जो मूविंग कंडक्टर होता है उसमें जब करंट फ्लो करेगा तभी उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट 0 होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो मूविंग चार्ज की सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। जब चार्ज मूव करेंगे तो करंट नॉट इक्वल टू 0। जब करंट नॉट इक्वल टू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, अकॉर्डिंग टू डिपेंड करती है करंट पे। करंट की वैल्यू जितनी मैक्सिमम होगी उतनी वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द चेंजेस in the magnetic field inside a solenoid carrying a steady current I if पहली कंडीशन दी हुई है लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज डबल्ड बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम, एंड सेकंड कंडीशन दी हुई है नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड बट द लेंथ इज सेम। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चेंजेस क्या आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस बताने हैं जब हम लेंथ को डबल कर दें, जब हम नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल कर दें। नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल करने पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ लेंथ को 2 टाइम करने पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, ये हमने चेक करना है। तो देखें, इन दिस केस, पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड इज़ रिड्यूसेस टू हाफ, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, हाफ टाइम कम हो जाएगी। कैसे, देखें, जो सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है, ठीक है। अब म्यू नॉट जो स्मॉल एन होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है, आई म्यू नॉट एज इट इज़ एन। अब एल की जगह आपने क्या पुट करना है, 2l, लेंथ को डबल कर दें, आई, ठीक है। उसके बाद म्यू नॉट एज इट इज़। अब यहाँ पे आप क्या करें कि देखें 1/2 बाहर निकाल लें, अंदर क्या रह जाएगा, म्यू नॉट एन आई ओवर एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, हाफ एज इट इज़ आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई है, डिक्रीज़ कर गई है, ठीक है, b/2। यानी कि अब देखें कि यहाँ पे भी यही सोल्यूशन किया हुआ है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एन की जगह हमने स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन ओवर एल पुट कर दिया है, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एल पुट किया है। पुट करने के बाद लेंथ को डबल पुट कर दिया, डबल पुट करने के बाद ये कंडीशन आ गई है, हाफ को बाहर निकाल लें, अंदर जो फार्मूला रिमेनिंग रह जाएगा वो पी का फार्मूला है। तो इस रिलेशन से शो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हाफ टाइम डिक्रीज़ कर गई है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है कि जब हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल करना है। अब देखें, इसी एन की जगह कैपिटल एन ओवर एल पुट कर दें, नंबर ऑफ़ टर्न्स को 2 टाइम कर दें। तो यहाँ पे देखें, हम एन की जगह जब हमने 2n पुट किया है, पुट करने के बाद जो आंसर हमारे पास आया है वो इज़ इक्वल टू 2 टाइम, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल करें। लेंथ को डबल करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ हो जाएगी, और जब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल करेंगे तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी 2 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव इन अ पॉजिटिव x डायरेक्शन in a region where there are magnetic field in the negative z direction. What is the direction of the magnetic force? पहले आपने ये बात बतानी है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ए पॉइंट। बी पॉइंट में ये कह रहे हैं कि विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्या प्रोटॉन एक्स डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। उसके बाद सेकंड ये कह रहे हैं कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड सेट की है वो नेगेटिव जी एक्सिस में सेट किया है। सपोज कर लें कि ये नेगेटिव जी एक्सिस है, इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया है, सेट किया है, ठीक है। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है और नेगेटिव जी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड सेट की है। अब बताना ये है कि जो प्रोटॉन है उसमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, उस पर जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना राइट हैंड, ठीक है, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये भी मैं प्रूव भी करवाती हूँ कैसे। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन इज गिवन बाय, उसको हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग एफ वी और बी ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब आपने करना ये है कि राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। अब आपने वी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर प्लेस करनी है और
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करना है, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रखें और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करें तो आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा और अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस को शो करी है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन है, ठीक है। दोबारा से रिपीट करी हूँ कि देखें कि v की वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपना हाथ रखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करें, थंब आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। उसके बाद पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड का बता दें कि डायरेक्शन क्या वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव करता रहेगा, तो नो, इट विल मूव अलॉन्ग अ सर्कल, सर्कल के अलॉन्ग मूव करेगा। रीज़न इसकी क्या है, as the proton experience a force that act at an angle of its velocity, so it will change only direction of velocity, thus the action of this force proton move in a circle। इसको मैं कुछ इस डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पे देखें कि जो नेगेटिव चार्ज के लिए लिया हुआ है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज के लिए लें, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है ना, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी इस पॉइंट पे वो अपवर्ड आएगी, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको हम ना यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखें, अगर कोई चार्ज है, प्रोटॉन है, ठीक है, वो इस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। जब v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और z एक्सिस में, नेगेटिव z एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड इसको बेंड करवाएगी, ठीक है। बेंड, उस पर फोर्स लग रही है और वो जो फोर्स लगेगी ना इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो इसको बेंड करेगी और इसको सर्कल में रोटेट करने पे मजबूर कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो फोर्स एक्ट करेगी ना, वो क्या किस तरफ एक्ट करेगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि देखिए, पॉजिटिव चार्ज पे जब फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, वो उसको सर्कल में बेंड कर देगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14.5 देखें, टू चार्ज पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इनटू अ region where is a magnetic field perpendicular their velocities. If the charges are deflected in opposite direction, what can you say about them? तो आप कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है तो वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं, तो आप क्या कहेंगे इस नेचर के बारे में। तो द टू ऑपोजिटली चार्ज, तो दोनों पार्टिकल्स के चार्ज ऑपोजिट हैं, तभी एक इस डायरेक्शन में मूव कर गया, दूसरा इसमें। रीज़न क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी विद द वी इज़। अब अगर तो पॉजिटिव चार्ज है उसकी फोर्स ये होगी, नेगेटिव चार्ज है उसकी फोर्स ये होगी, ठीक है, जो कि ये शो करती है द फोर्स इज़ अ डिफ्लेक्ट। ये फोर्स क्या है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। इफ़ क्यू इज़ पॉजिटिव, अगर क्यू पॉजिटिव है तो इट डिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन। अगर जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो क्यू, दूसरा क्यू है जो नेगेटिव चार्ज है, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।